औरत के इन दो अंगों को दबाने और चूसने से होती है अपार धन की प्राप्ति। आखिर औरत का वह कौन सा अंग है जिसे रोजाना बेशर्म होकर दबाने और चूसने से अचानक अपार धन की प्राप्ति होने लगती है। जो भी मनुष्य औरत का यह अंग दबाता या चूसता है उसके घर में सदा माँ लक्ष्मी का वास रहता है और माँ लक्ष्मी की कृपा सदैव ही बनी रहती है। आज हम आपको एक सच्ची कहानी के द्वारा बताएंगे कि औरत का वह कौन सा अंग है जिसे हर पुरुष को दबाना और चूसना चाहिए। ज्ञान भरी जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। एक समय की बात है, एक गांव में एक लकड़हारा रहता था। उसका नाम माधव था। उसके घर में उसकी पत्नी और 2 लड़के थे। उसकी पत्नी का नाम वसुंधरा था। वह अपनी पत्नी से बहुत ही ज़्यादा परेशान था क्योंकि उसकी पत्नी बात बात पर हमेशा उसे ताने मारती रहती थी और माधव से कहती थी कि तुम्हारे पास है ही क्या, घर में खाने तक को कुछ नहीं है। माधव के घर में बिल्कुल कंगाली छा गई थी। उसके पास एक भी रुपया नहीं था और उसके घर में खाने के लिए अन्न का एक दाना तक नहीं बचा था। एक तो घर में खाने के लिए कुछ नहीं और ऊपर से पत्नी के ताने। माधव बहुत परेशान हो गया था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब मैं क्या करूं। रोज रोज के लड़ाई झगड़े से वह तंग आ चुका था। एक दिन की बात है, माधव अपने घर का त्याग कर जंगल के रास्ते में जा रहा था। वह रास्ता बड़ा ही सुनसान था। माधव उस रास्ते पर चला ही जा रहा था कि उसे एक साधु महात्मा की कुटिया दिखाई दी। माधव उस कुटिया पर पहुंच गया। वहां उसने देखा कि साधु महात्मा तपस्या में लीन थे। फिर कुछ समय बाद साधु महात्मा का तपस्या से ध्यान टूटा तो माधव उन साधु महात्मा के चरणों में गिरकर जोर जोर से रोने लगा और गिड़गिड़ाने लगा। साधु ने माधव से कहा, बेटा तुम्हारा क्या नाम है और तुम्हें क्या परेशानी है? तुम क्यों रो रहे हो? आखिर तुम्हें क्या दिक्कत है? तब माधव ने कहा कि बाबा मेरा नाम माधव है और मेरी पत्नी का नाम वसुंधरा है। मेरी पत्नी मुझे रोजाना ताना मारती रहती है। मैं गरीब हूँ तो इसमें मेरा क्या कसूर है? कितना भी मैं कुछ कर लूँ फिर लेकिन मैं धन कमा ही नहीं पाता हूँ। मेरा एक छोटा सा लकड़ियों का धंधा था, वह भी पत्नी के रोज रोज के लड़ाई झगड़ों के कारण ठप हो गया। वह दिन रात मुझसे झगड़ा करती रहती है। अब तो मैं दाने दाने के लिए मोहताज हो गया हूँ। हमारे घर में खाने के लिए अन्न का एक दाना भी नहीं बचा है। इसके अलावा पहनने के लिए वस्त्र भी नहीं है। लेकिन मैं अपनी पत्नी को समझाता हूँ कि वह मुझे ताने ना मारे और मुझे बेवजह झगड़ा ना करे, लेकिन वह बिल्कुल भी नहीं मानती है। महात्मा, इसी कारण से मैं बहुत ही ज़्यादा परेशान हूँ। इसी वजह से मैं अपना घर छोड़कर आपकी शरण में आया हूँ। तब साधु ने कहा, रो मत बेटा, मैं तुम्हें एक काम बताने जा रहा हूँ जो तुम्हारी किस्मत चमका देगा। तुम्हें अपनी औरत का सिर्फ यह अंग बेशर्म होकर दबाना और चूस लेना है। अचानक तुम्हारे घर में धन की प्राप्ति होने लग जाएगी और तुम देखते ही देखते बहुत ही अमीर बन जाओगे। साधु ने कहा, जो भी पुरुष अपनी औरत का यह अंग दबाता या चूसता है उसके घर में कभी भी धन की कमी नहीं रहती है और ना ही उसके घर में लड़ाई झगड़ा होती है।
वह जो भी काम धंधा करता है उसमें हमेशा तरक्की होती रहती है। साधु ने कहा, और मैं तुमको औरत के इन अंगों के बारे में बताने जा रहा हूँ। इसे ध्यान से सुनो और अपने जीवन में इस पर अमल करना। तब माधव साधु की बातें बड़ी ही गौर से सुनता है और कहता है, जितना जल्दी हो सके आप मुझे वह काम बता दीजिए। तब साधु माधव को एक कहानी सुनाते हैं और कहते हैं, किसी नगर में एक किसान रहता था। उसके बहुत सारी खेत थी जिस पर वह दिन रात मेहनत करता था। उस किसान के घर में वह किसान और उसकी पत्नी दोनों खुशी खुशी रहते थे। उसे किसान और उसकी पत्नी में आपस में बहुत ही ज़्यादा प्रेम था। उसके घर में किसी भी प्रकार की लड़ाई झगड़ा या कलेश नहीं होते थे। इसी कारण से उसके घर में सदैव माँ लक्ष्मी का वास रहता था और उसके खेतों में भी इतनी ज़्यादा पैदावार होती थी कि वह दिन प्रतिदिन और धनवान होता जा रहा था। उसे किसान और उसकी पत्नी में इतना प्रेम था कि आसपास के लोग उन्हें देखकर जल जाया करते थे। धीरे धीरे उसके पूरे गांव के लोग जान गए थे कि किसान और उसके पत्नी में बहुत ज़्यादा प्रेम है। धीरे धीरे यह बात उसके नगर के राजा तक पहुंच गई। किसान और उसकी पत्नी की बात जब राजा के पास पहुंची तो राजा भी उन दोनों के प्रेम की काफ़ी ज़्यादा तारीफ करते हैं और वह भी सभी को बताते हैं कि हमारे नगर में एक किसान और उसकी पत्नी रहती है जिनमें कभी भी लड़ाई झगड़ा नहीं होता है। उन दोनों में आपस में इतना प्रेम है, मैं ऐसा प्रेम अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखा। इस नगर में जितने भी लोग हैं वह सभी अपने घर में घी का दीपक जलाएंगे। राजा रानी से पूछती है कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, सबके घर में घी का दीपक क्यों जलवा रहे हैं। राजा अपनी रानी की बात सुनकर कहते हैं, दीपक प्रेम की निशानी होती है। जिसके घर में घी का दीपक जलता है उसके घर में हमेशा प्रेम बना रहता है। और मैं चाहता हूँ कि जो प्रेम किसान और उसकी पत्नी के बीच में है वह प्रेम हमारी पूरी नगर में रह रहे पति पत्नी के बीच हो। इसीलिए मैं हर घर में घी का दीपक जलवाना चाहता हूँ। राजा के सैनिक जाते हैं और हर जगह नगर में ऐलान करते हैं और कहते हैं, सभी के घर रात भर घी का दीपक जलना चाहिए। राजा की बात मानकर सभी नगरवासी अपने घर में दीपक जला देते हैं। लेकिन जैसे ही आधी रात होती है तो सभी के घर में दीपक बुझ जाते हैं, लेकिन किसान के घर का दीपक वैसे ही जलता रहता है। दीपक हमेशा किसान की पत्नी जलाती थी, लेकिन वह किसान की बात नहीं मानती थी। वह हमेशा अपनी मनमानी करती थी, उसका जो भी मन करता था वही काम करती थी। लेकिन किसान को इस बात से कोई भी दिक्कत नहीं होती थी, क्योंकि किसान बहुत समझदार था। किसान सोचता था, यदि मैं अपनी पत्नी को रोक टोक करूँगा तो घर में बेवजह की लड़ाई झगड़ा होगी। कई चीज़ें किसान इस वजह से अनदेखा करता था कि उसके घर में प्रेम बना रहे। राजा अपने महल को छोड़कर नगर का नज़ारा देख रहे थे। उन्होंने देखा कि सारे नगर में किसी के घर में दीपक नहीं जल रहा है, लेकिन किसान के घर में दीपक जल रहा है। तब राजा अपनी रानी से कहता है कि देखो, किसान और उसकी पत्नी की घर में दीपक जगमगा रहा है, लेकिन पूरे नगर में कहीं भी दीपक नहीं जल रहा है। इसी से पता लगता है कि किसान और उसकी पत्नी में कितना प्रेम है। तब राजा की पत्नी
राजा से कहती है, जो प्रेम किसान और उसकी पत्नी में है वह प्रेम किसान की पत्नी की वजह से है। इसी वजह से उसके घर में इतना ज़्यादा प्रेम है। और जब राजा रानी की बात सुनता है तो कहता है, नहीं, तुम्हारा सोचना गलत है। जो प्रेम किसान के घर में है वह प्रेम उसकी पत्नी की वजह से नहीं बल्कि प्रेम किसान की वजह से है। रानी कहती है, किसान की पत्नी बहुत ज़्यादा समझदार है, आपका सोचना गलत है और यही वजह है जो उनके घर में कभी भी लड़ाई झगड़ा नहीं होती है। राजा कहता है कि किसान समझदार है और रानी कहती है कि किसान की पत्नी समझदार है। इसी तरह कुछ देर तक चलता रहा। इसी बात को लेकर राजा और रानी के बीच काफ़ी झगड़ा हो गया। इसके बाद राजा रानी की गर्दन पकड़ लेती है और राजा रानी को उठाकर पटक देता है। इसके बाद राजा कहता है, हम लोगों को झगड़ा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम किसान और उसकी पत्नी की परीक्षा ले सारा दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। लड़ाई करने के बाद इस बात पर राजा और रानी दोनों सहमत हो गए और उन दोनों की परीक्षा लेने के लिए तैयार हो गए। तब राजा अपने महल में जाता है और एक पुरुष सैनिक को बुलाता है। पुरुष सैनिक से कहता है कि तुम किसान के पास जाओ और जो जो प्रश्न तुमसे बोल रहा हूँ वही वही किसान को ठीक बोल देना। फिर वह सैनिक कहता है, ठीक है महाराज। वह सैनिक राजा की बात सुनकर किसान के पास चला जाता है। उस समय किसान की पत्नी खेतों में गई हुई होती है, लेकिन किसान की तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, इस वजह से वह खेतों पर नहीं गया था। फिर उसी समय वह सैनिक किसान के घर पहुंच जाता है और किसान से कहता है, मैं राज दरबार से आया हूँ, मुझे राजा साहब ने भेजा है। किसान कहता है, बताइए मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। आप बैठ जाइए, मैं आपके लिए पानी लेकर आता हूँ। तभी वह सैनिक बोलता है, नहीं, मैं राजा का सैनिक हूँ, बस आपके पास राजा का समाचार लेकर आया हूँ। तब किसान कहता है, ठीक है, आप मुझे बताओ, राजा साहब ने मेरे लिए क्या संदेश भेजा है। सैनिक कहता है, राजा साहब ने यह कहा है कि यदि तुम अपनी पत्नी को छोड़ देते हो तो राजा साहब आपको बहुत सारी हीरे मोती व साथ में तुम्हारी जमीन से कई ज्यादा गुना जमीन उपहार में देंगे। इसके अलावा राजमहल का आधा हिस्सा भी आपको दिया जाएगा। लेकिन जो किसान ने जवाब दिया वह सुनने के लायक है। किसान ने कहा, राजा साहब अपना पूरा राजमहल मुझे क्यों ना दे दे, लेकिन मैं अपनी पत्नी को नहीं छोड़ूंगा। जाओ और अपने राजा साहब से कह देना किसान ने ऐसा कहा है। सैनिक जाता है, वह राजा को सारी बातें बताता है। उस समय रानी भी वहाँ पर सैनिक की बातें सुन रही थी। फिर बातें सुनने के बाद रानी ने राजा से कहा, आपने किसान की तो परीक्षा ले ली, लेकिन किसान की पत्नी की परीक्षा नहीं ली। इस तरह से हम कैसे पता कर सकते हैं कि कौन समझदार है। इसके बाद रानी ने कहा, अब मैं भी किसान की पत्नी की परीक्षा लेना चाहता हूँ। जब दोनों परीक्षा लेंगे तभी पता चलेगा कौन समझदार है। फिर रानी ने भी एक सैनिक को बुलाया और कहा कि मेरी बात किसान की पत्नी को बोलना और याद रखना, यह बात तभी बताना जब किसान वहाँ पर न हो। सैनिक ने पूछा कि रानी साहिबा क्या बात है, बतानी है वह तो बताओ। तब रानी ने सैनिक को सारी बात बता दी। सैनिक किसान के घर जाता है और उसके घर में आवाज लगाता है तो उसके घर से किसान की पत्नी निकल कर आती है और कहती है, बताओ क्या हुआ जो ढिंढोरा पीट रहे हो। तो सैनिक ने कहा, मैं राजमहल से आया हूँ, मुझे रानी साहिबा ने भेजा है। किसान की पत्नी ने कहा, बताओ किस लिए आए हो।
तब सैनिक ने कहा, रानी साहिबा ने कहा है, यदि तुम अपने पति को मार देती हो तो बहुत सारी हीरे मोती रानी साहिबा उपहार के रूप में देंगी और साथ में राजमहल का आधा हिस्सा भी आपको मिलेगा। इसके अलावा जितनी भी आपकी जमीन है वह तो आपकी है ही, लेकिन उसकी 2 गुना जमीन भी रानी आपको देंगी। यह बात सुनकर किसान की पत्नी तैयार हो जाती है और कहती है, ठीक है, यदि मुझे रानी साहिबा यह सब देंगी तो मुझे मंजूर है, मैं अपने पति को मार दूंगी। तब सैनिक पूछता है, रानी को कैसा पता चलेगा कि आपने अपने पति को मार दिया है? तब किसान की पत्नी कहती है, मेरे घर में जो दीपक जल रहा है, जब मैं किसान को मार दूंगी तो उसे बुझा दूंगी, तब आपको पता चल जाएगा कि मैंने किसान को मार दिया है। अब सैनिक किसान की पत्नी की बात सुनकर राजमहल में जाते हैं और रानी को सारी बात बताते हैं। किसान की पत्नी की बात सुनकर रानी बहुत अचंभित हो जाती है। राजा और रानी को स्त्री जात से नफरत होने लगती है। इस समय राजा अपने नगर के सभी लोगों को बुलाता है और कहता है कि मैं चाहता हूँ कि मेरी और मेरी पत्नी की वजह से किसान की जान ना जाए। तुम लोग ऐसा करो, उस किसान के घर जाओ और सारी बातें बता दो, उसे किसान को बचा लो, वरना किसान की पत्नी उसे मार देगी। इधर सैनिक किसान के घर जाते हैं और सोचते हैं कि किसान की पत्नी किसान को रात में मारेगी और दिया बुझाएगी। इससे पहले ही हम किसान के घर पहुंच जाते हैं और किसान को बचा लेते हैं। जैसे ही राजा के सैनिक किसान के घर पहुंचते हैं तो देखते हैं कि किसान तो मरा पड़ा है। सैनिक किसान की पत्नी से कहते हैं कि तुमने तो किसान को रात में मारने के लिए कहा था, लेकिन तुमने किसान को पहले ही क्यों मार दिया? तब उस किसान की पत्नी ने कहा, किसान को तो मुझे मारना ही था, रात में मुझे सिर्फ दीपक बुझाना था, इसलिए किसान को तो मैंने दिन में ही मार दिया था। सभी सैनिक तुरंत किसान के घर से दौड़े दौड़े जाते हैं। वह राजा और रानी को सारी बातें बताते हैं। राजा और रानी क्रोध से आग बबूला हो जाते हैं। इसके बाद राजा और रानी किसान की पत्नी को बंदी बनाकर लाने के लिए अपने सैनिक को कहते हैं। सैनिक जाते हैं और किसान की पत्नी को बंदी बनाकर ले आते हैं। फिर राजा किसान की पत्नी से पूछता है, ऐसा तुमने क्यों किया? तुम लालची औरत हो, तुम्हें पैसों से प्यार है। किसान की पत्नी ने जवाब दिया और बताया, मुझे तो किसान को पहले ही मारना था, मैं कोई बहाना ढूंढ रही थी, क्योंकि किसान की आदत बहुत खराब थी, वह मेरे साथ बहुत खराब व्यवहार किया करता था। फिर राजा ने पूछा, किसान तुम्हारे साथ ऐसा क्या करता था? तो किसान की पत्नी ने जवाब दिया कि वह मेरे नाक का ऊपरी हिस्सा अपनी उंगली से हमेशा दबाया करता था। जिसके अलावा किसान एक और काम मेरे साथ करता था, वह किसान मेरे कान का पिछला हिस्सा अक्सर अपनी जीभ से स्पर्श करता था। तो राजा ने पूछा, यह बताओ, जब तुम लोग गरीब थे तब क्या किसान तुम्हारे साथ यह काम करता था? तो किसान की पत्नी ने कहा, नहीं महाराज, तब ऐसा नहीं करता था। तब राजा ने कहा, मैं समझ गया कि किसान ऐसा क्यों कर रहा था। फिर उसे साधु महात्मा ने माधव से पूछा, तो तुम्हें कुछ समझ में आया? औरत का कौन सा अंग दबाने और चूसने से लोगों को अचानक धन की प्राप्ति होती है? तो माधव ने कहा, नहीं महात्मा, मुझे अभी भी कुछ समझ में नहीं आया। तब साधु महात्मा ने कहा, अगर अभी भी समझ नहीं आया तो मैं एक बार फिर से बताता हूँ। किसान अपनी पत्नी के साथ जो पहले काम करता था, वह उसके नाक की ऊपरी हिस्से को अपनी उंगली से दबाना था। जिस भी मनुष्य के घर में पैसों की कमी है,
उसे अपनी उंगली से औरत के नाक के ऊपरी हिस्सों को दबाना चाहिए। औरत के नाक के ऊपरी हिस्से को बहुत शुभ माना जाता है, इसी वजह से यह काम करता है। वह हमेशा धनवान पुरुष बन जाता है। दूसरा काम है जो भी पुरुष औरत के कान का पिछला हिस्सा अपनी जीभ से स्पर्श करता है, उसके किस्मत के द्वार खुल जाते हैं, उसे अचानक धन की प्राप्ति होती है। इसलिए ऐसा होता है क्योंकि औरत के कान के पिछले हिस्से में माता लक्ष्मी का वास होता है। और जब आप ऐसा करते हैं, जब मनुष्य यह पवित्र काम करता है तो उसका धन बहुत बढ़ जाता है। लेकिन आप जब भी ऐसा काम करें तब आपको अपनी पत्नी को पूरी बात बता देनी चाहिए, अन्यथा आपके जीवन में ऐसा अनर्थ हो सकता है। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।